अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइज ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। चौधरी कादिर अली। और इस वक्त मैंने हैरत भरे अंदाज में खुद कलामी की। खैर देखते हैं क्या माजरा है। उस वक्त तक रात ने अपने पर फैला लिए थे। अगर चौधरी कादिर अली शमशाबाद से थाने आया था तो इसका मतलब था ज़रूर कोई अहम बात है। थोड़ी ही देर में चौधरी और उसका साथी मेरे सामने मौजूद थे। मेरी पेशकश पर चौधरी मेरे सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया, जबकि इसके साथ आने वाला शख्स चौधरी के पीछे खड़ा हो गया। मैंने चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब खैरियत तो है? आप इस वक्त थाने आए हैं, कोई ख़ास बात? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए खासे अफसरदा लहजे में बोला, बात अगर ख़ास ना होती तो शायद मैं कल सुबह आपके पास आता या फिर आपकी हिदायत के मुताबिक जीले को अकेले ही थाने भेज देता। तो क्या नौरीन की तलाश में जाने वाला आपका मुलाजिम जीला जंगल से वापस आ गया है? मैंने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया। जी हाँ, चौधरी ने ये कहते हुए अपने पीछे खड़े शख्स की जानिब इशारा किया और बताया, ये जीला है जनाब। ये जैसे ही वापस आया है और इसने मुझे एक खौफनाक कहानी सुनाई, मैं इसे लेकर सीधा आपके पास आ गया हूँ। खौफनाक कहानी? मैं चौंक उठा। कैसी खौफनाक कहानी चौधरी साहब? नौरीन के बारे में जीले ने जो कुछ बताया है, इसे सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई है मलिक साहब। चौधरी ने दिलगीर आवाज़ में कहा, आप खुद इससे पूछ लें कि इसने इधर जंगल में क्या देखा है। मैं फिलफौर जीले की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ भाई, तुम जंगल में क्या देख कर आ रहे हो? जनाब, चौधरी साहब ने हमें जगाने के बाद डाकुओं की वारदात के बारे में जो कुछ बताया था, इससे यही नतीजा निकलता था कि वो लोग नौरीन बीवी को उठाकर जंगल की तरफ गए होंगे। जीला बड़ी वजाहत से मुझे अपने हालिया तजुर्बे के बारे में बताने लगा। काश मैं रात ही को नौरीन बीवी की तलाश में निकल जाता तो वो कुछ देखने को न मिलता जो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, मैंने इस्तरारी अंदाज में कहा। तुमने वहाँ जंगल में ऐसा क्या देख लिया है जिसने चौधरी साहब को इतना परेशान कर दिया है? मैं जब जंगल में दाखिल हुआ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं सही सिमत में जा रहा हूँ या राह से भटक चुका हूँ। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, ये ज़रूरी नहीं था कि डाकू भी इसी मकाम से जंगल में दाखिल हुए हों जहाँ से मैं घुसा था। आप तो जानते ही हैं ये जंगल कितना घना और लंबा चौड़ा है। हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और अपने सामने खड़े जीले से पूछा, ज़रा मुझे बताओ, तुम किस तरफ से जंगल में दाखिल हुए थे? जीले के जवाब ने मेरे तन बदन में सनसनी सी दौड़ा दी। खोजी बाबा ने जंगल के जिस किनारे पर निशानियां लगाई थीं, वो मकाम जीले के जंगल में दाखिल होने वाले मकाम से चंद गज के फासले पर था। मैंने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया, क्या तुमने रास्ते में मेरे बंदों को नहीं देखा? आपके बंदे? उसके चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। मैं समझा नहीं थानेदार साहब। वो दो अफराद थे, मैंने वजाहत करते हुए बताया। एक पक्की उम्र का खोजी बाबा और दूसरा नौजवान कांस्टेबल। कांस्टेबल यूनिफॉर्म में था और वो दोनों टांगे पर सवार थे। जी, मैंने इन्हें देखा था। वो जल्दी से सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला, जब मैं जंगल से वापस आया था तो एक टांगे पर मेरी नज़र पड़ी थी जिसमें एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ था। अब तो मुझे बताओ जंगल में क्या देख कर आ रहे हो? मैं फ़ौरन असल बात की तरफ आ गया। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं ये जंगल बहुत ही घना और दूर दूर तक फैला हुआ है। वो थूक निकलने के बाद वजाहत करते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जंगल में नौरीन बीवी का सुराग लगा सकूंगा, लेकिन इस मौके पर अल्लाह ने मेरी मदद की। मगर बोलते बोलते जीले की आवाज़ भर्रा गई और वो खामोश हो गया। मैं पूछे बिना न रह सका, मगर क्या? मैं जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा एक फर्लांग तक गया हूँगा कि एक संदूक को देखकर चौंक उठा। संदूक? मैंने पूछा। दूर से वो संदूक ही नज़र आया था, वो वजाहत करते हुए बोला, लेकिन करीब जाकर पता चला कि वो नौरीन बीवी के जहेज़ के सामान वाला सूटकेस था। ये सूटकेस खुला हुआ था और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ कीमती कपड़े फैले हुए थे। यूँ महसूस होता था डाकुओं ने बड़ी उजलत में सूटकेस की तलाशी ली हो। चौधरी साहब के मुताबिक इस सूटकेस में कीमती मलबूसात के अलावा तलाई जेवरात भी रखे हुए थे। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हारे बयान से तो यही जाहिर होता है कि डाकुओं ने सूटकेस में से तलाई जेवरात निकाले और आगे बढ़ गए। जी हाँ, वो जल्दी से बोला।
मुझे भी यही लगता है। मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि मैं नौरीन बीवी के लिए कुछ नहीं कर सका। तो क्या तुमने जंगल में मज़ीद आगे जाकर नौरीन को तलाश करने की कोशिश नहीं की? मैंने जीले से इस्तफसार किया। जी हाँ जनाब, जहाँ तक मेरे बस में था मैंने कोशिश की है जनाब, वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोला। लेकिन इस कोशिश से कुछ हासिल ना हो सका। मुझे लगता है कि डाकू नौरीन बीबी और जेवरात को लेकर जंगल के बीचों बीच कहीं आगे निकल गए हैं। इतना बताने के बाद वो किसी नाकाम शख्स की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। मलिक साहब, चौधरी उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। जिला जंगल में जो कुछ देख कर आया है इससे यही जाहिर होता है कि डाकू मेरी बच्ची को जंगल के रास्ते कहीं ले गए हैं, या ये भी हो सकता है कि जंगल के अंदरूनी हिस्से में इनका ठिकाना हो। अगर आप बर्वक्त कार्रवाई करें तो नौरीन तक रसाई हासिल की जा सकती है। आप वजह फरमाते हैं चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े रसान से कहा। लेकिन चंद बातों की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ मैं। कौन सी बातें मलिक साहब? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। नंबर 1, मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा काम यहाँ से शुरू होता है कि चौधरी साहब, मैंने आज सुबह आपकी हवेली से अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया था और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मेरे खोजी ने डाकुओं का खुरा बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो डाकुओं के घोड़ों के कदमों के निशानात का ताक़ुब करते हुए जंगल तक पहुँच गया था, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से इस काम को आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। सुबह इंशाअल्लाह फिर वहीं से काम शुरू होगा जहाँ से आज छोड़ा है, और सुबह जिला भी खोजी के साथ होगा। जिला? चौधरी की आंखों में उलझन तैरने लगी। मैं क्यों जी? जिले ने बेसाख्ता पूछा। मैं चूँकि चौधरी से मुखातिब था लिहाजा रूए सुखन उसी की तरफ रखते हुए जवाब दिया। इसकी एक ख़ास वजह है चौधरी साहब। जिला जहाँ से जंगल में दाखिल हुआ है वो मकाम इस जगह से चंद गज की दूरी पर है जहाँ मेरे खोजी ने अपने तहकीकाती काम को पहुँचाया है। अगर जिला मेरी टीम के साथ होगा तो ये इन्हें इस सूटकेस तक पहुँचा देगा जिसे ये जंगल में खुला पड़ा देख कर आया है। इससे मेरी टीम का काम आसान हो जाएगा और वो जल्द से जल्द ये जानने में कामयाब हो जाएंगे कि डाकुओं का वो शैतानी टोला तलाई जेवरात और नौरीन को लेकर किस तरफ गया है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। चौधरी ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैं सुबह तड़के जिले को आपके पास भेज दूंगा। अल्लाह आपका भला करे चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं जिन बातों की वजाहत कर रहा था इनमें दूसरा नंबर डाकुओं के खुरे का है। आप इस बात का तो इत्मीनान रखें कि मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। डाकू घोड़ों पर सफ़र करें या पैदल, वो मेरे खोजी की उकाबी नज़र से बच नहीं पाएंगे। मैं इनके खुरे की मदद से बहुत जल्द इनकी गर्दनें दबोच लूँगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब, वो तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। नंबर 3, मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे आपके इस मुलाजिम खास जिले से भी थोड़ी पूछताछ करना है। मेरे जहन में चंद ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब यही दे सकता है और जिनका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल सका है। जी ज़रूर। चौधरी ने जिले की तरफ देखा। आप पूछें इससे जो भी पूछना चाहते हैं। जिले की उम्र 26-27 साल से ज़्यादा नहीं थी। वो एक दरमियाने कद काट का मालिक सांवला शख्स था। मैंने उसकी आंखों में बेपनाह बेचैनी और इज़्तिरार झलकते देखा। हो सकता है उसकी ये कैफियत डाकुओं वाले वाक़ये की वजह से हो। वो हवेली का मुहाफिज था और इसे अंटा गफील करके डाकू इसके मुंह पर कालक मल कर चले गए थे। ये बड़े शर्म का मकाम था। बहरहाल जिला बड़ा डिस्टर्ब नज़र आता था। बैठ जाओ जिले, मैंने कदरे नरम लहजे में कहा। जज जी, वो चौधरी की तरफ देखते हुए बौखलाहट आमेज लहजे में बोला, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। आप जो पूछना चाहते हैं ऐसे ही पूछ लें। मुझे ये समझने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ कि वो चौधरी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठने की जुर्रत नहीं कर रहा था। मैंने भी बैठने पर इसरार नहीं किया और उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, जिले, बाले ने मुझे बताया कि वो रात के पहले हिस्से में सोता था और तुम रात के आखिरी हिस्से में अपनी नींद पूरी करते थे। जी हाँ, बाले ने आपको ठीक बताया है। क्या पिछली रात भी बाला पहले सोया था? मैंने पूछा। जी थानेदार साहब, जिले ने जवाब दिया, बाला सो रहा था और तुम जागकर पहरा दे रहे थे। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए सवालात का सिलसिला जारी रखा, फिर बाले के बयान को चेक करने की गर्ज से इस्तफसार किया।
کیا آدھی رات کے بعد تم نے بالے کو جگا دیا تھا؟ نہیں جناب، اس کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ نوبت نہیں آئی؟ کیا مطلب؟ جناب، بالا مزے کی نیند سو رہا تھا اور میں جاگ کر حویلی کی حفاظت کر رہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری کمر میں درد ہو رہا تھا، میں نے سوچا تھوڑی دیر چارپائی پر لیٹ کر کمر کو سیدھا کر لیتا ہوں۔ میں بالے کے برابر دوسری چارپائی پر دراز ہو گیا، پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، گویا تم نے اپنے فرائض سے غفلت برتنے کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں مانتا ہوں جی، وہ میری غلطی تھی، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ مجھے چارپائی پر نہیں لیٹنا چاہیے تھا، یہ تھوڑی دیر تک اپنی کمر کے درد کو میں برداشت کر لیتا تو شاید یہ افسوسناک واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم کتنے بجے چارپائی پر لیٹے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 11 یا 11:30 بجے ہوں گے۔ پھر تو تم نے واقعی بہت غلط کیا، میں نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ اگر تم گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور صبر کر لیتے یا تمہاری کمر میں زیادہ ہی تکلیف تھی تو تم بالے کو جلدی جگا سکتے تھے۔ بس جی، جو وقت ہاتھ سے نکل جائے وہ واپس نہیں آتا، وہ شرمندگی بھرے لہجے میں بولا۔ میں رات کا باقی حصہ اپنی اس غلطی پر پشیماں ہو کر کڑتا رہا، اور صبح جب یہ کیفیت میری برداشت سے باہر ہو گئی تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ لیکن افسوس کہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے ندامت سے گردن جھکا لی۔ میں نے مناسب الفاظ میں چودھری قادر علی کو تسلی تشفی دی اور جیلے کو صبح تھانے بھیجنے کی تاکید کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اگلی صبح بڑی سنسنی خیز ثابت ہونے والی تھی، لہٰذا میں تھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ ایک بھرپور نیند لے سکوں۔ کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس نوعیت کی مصروفیات کا سامنا کرنا پڑتا، لہٰذا اس بھاگ دوڑ کے لیے آرام بھی ضروری تھا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ASI 2 کانسٹیبل منظور اور شاکر کے ساتھ کمر کسے جنگل کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ افتخار حسین، وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کی۔ کیا کھوجی تھانے پہنچ گیا ہے؟ جی ہاں، وہ تو کافی دیر سے آیا ہوا ہے، ASI نے بتایا، بس آپ کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں بھی بالکل تیار بیٹھا ہوں، وہ تو تمہیں دیکھ کر ہی لگ رہا ہے، میں نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی آپ لوگوں کو نکلنے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ بات ختم کر کے میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور آواز لگائی، واحد! دیر کیوں لگے گی ملک صاحب؟ ASI نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ تم لوگوں کے ساتھ ایک اور بندہ بھی جائے گا۔ وہ کون بندہ ہے جناب؟ ASI کی حیرت دو چند ہو گئی۔ ASI: اس بندے کا نام جمیل عرف جیلا اور تعلق شمس آباد سے ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ یہ چودھری قادر علی کا وہی ملازم ہے جو کل صبح کسی کو بتائے بغیر نورین کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کی روانگی کے بارے میں صرف اس کے ساتھی بالے کو خبر تھی۔ بالے ہی کی زبانی مجھے بھی پتہ چلا تھا، شاید میں نے کل شام تم سے جیلے کا ذکر بھی کیا تھا۔ جی ملک صاحب، ذکر تو آپ نے ضرور کیا تھا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ آج وہ بھی ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائے گا، ASI نے متانت سے کہا۔ لگتا ہے کہ وہ جنگل کی طرف سے کوئی خاص خبر لایا ہے جو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے افتخار حسین، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگرچہ جیلا نورین کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تاہم وہ ڈاکوؤں کے جنگل میں پہلے پڑاؤ تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ وہ اگر تمہارے ساتھ رہے گا تو نورین کی تلاش میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ ڈاکوؤں کا پہلا پڑاؤ؟ ASI نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں افتخار حسین کی بات کا جواب دیتا، کانسٹیبل واحد کمرے میں داخل ہوا۔ جی ملک صاحب، شمس آباد سے کوئی بندہ تو نہیں آیا؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ نہیں جناب، ابھی تک تو نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس بندے کا نام جمیل عرف جیلا ہے، وہ جیسے ہی تھانے میں آئے اسے فوراً ہمارے پاس لے آنا۔ اوکے ملک صاحب، کانسٹیبل نے مجھے سلوٹ کیا اور واپس چلا گیا۔ میں نے ASI کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنے بات کو مکمل کر دیا۔ یہ دراصل اس کے سوال کا جواب بھی تھا۔ ڈاکوؤں نے جنگل میں کوئی فلانگ بھر فاصلے کرنے کے بعد ایک جگہ عارضی قیام کیا تھا، وہاں انہوں نے حویلی سے لائے گئے سوٹ کیس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ وہ سارے قیمتی ملبوسات کو سوٹ کیس سے نکال کر ادھر ادھر پھینک گئے ہیں۔
हत्ता कि वो सूटकेस को भी जंगल के उसी हिस्से में छोड़ गए हैं। बस तलाई जेवरात और नौरीन को लेकर वो घने जंगल में कहीं गुम हो गए हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, हमारा खोजी जंगल के दाखिली हिस्से पर जहाँ तक डाकुओं का खुरा पकड़ कर पहुँचा है, उस मकाम पर वहाँ से चंद 100 गज के फासले पर है, जिधर जीला सूटकेस और कीमती मलबूसात देख कर आया है। ओह! एएसआई सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, इसका मतलब है कि जीले को अपने साथ ले जाना सूदमंद साबित हो सकता है। मैंने यही सोचकर इसे तुम्हारे साथ नथी करने का फैसला किया है। मैंने कहा, आपका फैसला ज़बरदस्त और बरवक्त है मलिक साहब। इधर एएसआई की बात ख़त्म हुई, उधर कांस्टेबल वाहिद एक बार फिर मेरे कमरे में मौजूद था। उसने बाआवाज़ बुलंद इत्तला दी, मलिक साहब, शमशाबाद वाला बंदा तो आ गया है, मगर उसका नाम बदल गया है। नाम बदल गया है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने घूर कर कांस्टेबल को देखा। वो जी, आपने कहा था इस बंदे का नाम जमील उर्फ जिला है, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला, और ये बंदा अपना नाम इकबाल उर्फ बाला बता रहा है। बाला दरअसल जिले का जोड़ीदार था। मैं कल चौधरी की हवेली में बाले का तफसीली इंटरव्यू कर चुका था। मेरी समझ में न आया कि चौधरी कादिर अली ने जिले की जगह बाले को क्यों थाने भेज दिया है। सूरत हाल जानने के लिए मैंने कांस्टेबल वाहिद से कहा, वो जिला है या बाला, इसे फ़ौरन मेरे पास ले आओ। जी मलिक साहब। कांस्टेबल ये कहते हुए कमरे से निकल गया। ये क्या माजरा है मलिक साहब? एएसआई मुझसे पूछने लगा। ये माजरा है या बाजरा, अभी खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, शमशाबाद से आने वाला बंदा ही इस मामले को हल कर सकता है। अगले ही लम्हे कांस्टेबल जिस शख्स को मेरे कमरे में लेकर आया, वो 100% इकबाल उर्फ बाला था। मैंने बाले को बैठने का इशारा किया, फिर पूछा, वो जिला किधर है? जिले को रात से बहुत तेज़ बुखार है थानेदार साहब, बाले ने बताया। चौधरी साहब ने यही बताने के लिए मुझे आपके पास भेजा है, और ये भी कहा है कि वो सांस संभाल करने के लिए थमा। फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, अगर आप मुझे अपने साथ जंगल ले जाना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। क्या तुम डाकुओं और जंगल के बारे में जिले जितनी मालूमात रखते हो? मैंने बाले की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जल्दी से बोला।